हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शाहरुख आलम आप सभी का स्टूडेंट केयर चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और मैं आप लोगों के लिए जो भी रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो मैथ के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मैं उन्हीं क्वेश्चनों में से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डेली आप लोगों को लेकर आता हूँ और उनकी प्रैक्टिस कराता हूँ और काफ़ी डिटेल से समझाता हूँ। तो आज भी मैंने आप लोगों के लिए जो भी प्रीवियस ईयर में आपसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं रेलवे के एग्जाम में, मैं उनमें से 10 क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित हुआ हूं और उस 10 क्वेश्चनों के माध्यम से मैं कई सारे चैप्टर को कवर करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि साइन एक्स इक्वल टू 4/5, तो पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर एक्स -1 की वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं, तो आइए हम लोग एक एक करके एक मेथड को पहले हम लोग देखते हैं। तो आइए मेथड फर्स्ट को हम लोग देखेंगे, यानी पहले मेथड सॉल्व करेंगे फिर सेकेंड मेथड से। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है क्या, सेक स्क्वायर एक्स, यही होता है। तो हम लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स -1, यानी सेक स्क्वायर एक्स -1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। यानी हम इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स। और एक चीज मैं और आपको समझाता चलूं कि tan एक्स इक्वल टू होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, यही होता है। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में तो साइन के वैल्यू पता है हमें, अगर हमें कॉस एक्स की भी वैल्यू पता चल जाए तो हम बड़ी आराम से tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम लोग पहले cos x की वैल्यू निकालते हैं। तो आप जानते हैं कि cos x इक्वल टू होता है √1 - साइन स्क्वायर एक्स, यही होता है। तो हम यहाँ पे साइन की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं, तो क्या लिख सकते हैं 1 और साइन एक्स की वैल्यू क्या है 4/5, यानी 4/5 इस पूरे का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट है। क्या लिख सकते हैं 1 - 25 होगा ये अंडर रूट। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3/5। तो हमको क्या यहां प्राप्त हुआ, cos x इक्वल टू 3/5। तो हमको cos की भी वैल्यू पता चल गई और साइन की भी वैल्यू पता चल गई, और tan बराबर होता है tan x इक्वल टू होता है साइन x अपॉन cos x। एक एक की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो गया ये 4/5, और जब मान रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, क्योंकि उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो गया ये 4/3। तो हमको tan की भी वैल्यू पता, tan x की वैल्यू पता चल गई, कितना हो गया 4/3। जब tan x की वैल्यू पता चल गई तो tan स्क्वायर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16/9, यही इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का जो पहला मेथड है समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग मेथड 2 से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। आइए दूसरे मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखते हैं। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ए बी और सी, ये कोई त्रिभुज है। आप जानते हैं कि कोण के सामने की जो भुजा होती है हमेशा क्या होती है, लंब होती है। कोण के सामने की जो भुजा है हमेशा लंब होती है। अगर कोण ए की बात करें तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी और ये क्या हो जाएगी, आधार। अगर इसी तरह कोण सी की बात करें तो अगर कोण सी की जब बात होगी तो इस कोण के सामने की भुजा लंब हो जाएगी और ये
आधार हो जाएगी। यानी हमेशा क्या चेंज होता है, आधार और लंब चेंज होता है, कर्ण हमेशा एक समान रहता है। ठीक। और आप जानते हैं कि साइन x बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। किस फार्मूले से? सिंपल सा एक फार्मूला है, आप लोग हमेशा जानते होंगे कि लाल बटा में कक्का। ये फार्मूला याद कर लीजिए, इसको रट जाइए। कभी भी साइन कास टैन सेक कोसेक की वैल्यू निकालने में कभी भी कठिनाई आपको नहीं होगी। तो ये बताइए, अगर हम इस कोण को लेकर चल रहे हैं तो ये बताइए लंब बटा कर्ण, तो लंब कौन है? तो साइन एक्स की वैल्यू क्या दिया है? साइन एक्स की वैल्यू दिया है 4/5। तो इसमें लंब अब क्या होगा? 4 होगा, और कर्ण क्या होगा? 5 होगा। यानी हमको क्या, अगर ज्ञात कर ले, आधार ज्ञात कर ले, तो हम बड़ी आसानी से भी हम कास की वैल्यू निकाल लेंगे, वहां से हम मानों को निकाल सकते हैं। तो आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे, तो आप जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी फार्मूले को हम निकाल लेते हैं, यानी कर्ण बराबर हो जाएगा कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये कितने में? अंडर रूट में। तो जब इस मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे तो आधार कितना आएगा? 4 आएगा। मैं बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि जब इसका वर्क करेंगे तो 25 होगा 25, और जब इसका वर्क करेंगे तो 16 आएगा, यानी 16। तो 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 आएगा, और 9 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये 3 आएगा। ठीक है। तो आधार कितना आ गया? 3। तो हमको साइन के भी वैल्यू पता चल गया। अब हमको कास की वैल्यू निकालनी है। तो कास बराबर क्या होता है? कास एक्स बराबर, तो आप जानते हैं कि ये साइन के लिए है, ये कास के लिए है, और ये टैन के लिए है। तो कास बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है? 3 है, और कर्ण कितना है? 5 है, यानी 3/5। तो हमको साइन की भी वैल्यू पता चल गई और कास की भी वैल्यू पता चल गई। तो या तो हम डायरेक्ट यहाँ भी मान रख सकते हैं, या जब tan स्क्वायर x मान ही नहीं है तो ये छोटा हो गया, तो यहीं पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब फिर सॉल्व करेंगे, हम जब वैल्यू पुट करेंगे, जैसे पहले मेथड में हमने रखा, फिर उसी तरह आ जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 सेमी लंबे एवं 3 सेमी चौड़ाई वाले एक आयत की विकर्ण की लंबाई क्या होगी? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, सबको आ रहा होगा जी, बिल्कुल। लेकिन मैं इसी क्वेश्चन के माध्यम से मैं चाहता हूं कि एक बार हम लोग जो है, जो आयत है उसको अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए, क्योंकि समय बहुत कम है, चूंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि एक एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं एक एक चीज को कवर करता चलूं। तो चलिए मान लेते हैं ये एक आयत है, ठीक, और ये है आयत की लंबाई हो गई, और ये चौड़ाई हो गई। तो आप जानते हैं कि आयत की जो आमने सामने की भुजा होती है वो आपस में बराबर होती है। जब ये ए है तो ये भी ए होगा, अगर ये बी है तो ये भी बी होगा। अब बात करते हैं विकर्ण की। तो ये क्या है? विकर्ण है। तो आप जानते हैं कि आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ से आया? तो आइए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को। लंबाई ए है, चौड़ाई बी है, और ये इसका क्या है? इसका कर्ण है। तो ये बताइए, अगर आप, और ये जो कोण है 90 डिग्री का है, और जिस भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री का होता है वहां सीधा सीधा पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो ये बताइए, जब इसकी लंबाई ज्ञात करनी हो, मान लेते हैं इसकी लंबाई x है, तो क्या हम डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय से इसको नहीं सॉल्व कर सकते? तो ये पाइथागोरसी प्रमेय तो है जो आयत का विकर्ण है, तो सीधा का सीधा रख देते हैं। आइए, तो लंबाई कितनी है? 5 है, और चौड़ाई कितनी है? 3 है। रखते हैं, कितना हो गया? 25 प्लस 9,
कितना हो गया, √34। यही इसका आंसर होगा। चलिए ठीक है, इतना तो समझ में आ गया, लेकिन यहीं पे कुछ चीज़ें को और डिस्कस कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें आयत की परिमाप की, आयत के परिमाप, परिमाप क्या होता है, यानी परिमाप का मतलब क्या कि ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा, यानी चारों भुजाओं का योग ही आयत का परिमाप होता है। तो क्या हो गया, यानी a प्लस, ये भी a था और ये b था, यानी a प्लस b प्लस b, यानी 2a प्लस 2b। अगर 2 हम कॉमन ले लेते तो क्या हो गया, a प्लस b। तो कितना हो गया, यही हो गया। अगर क्वेश्चन से पूछ लेते कि ये बताइए इतना है, आयत का विकर्ण बताइए, परिमाप बताइए, तो परिमाप भी काफी आसानी से आप निकाल सकते थे। 2 5 प्लस 3 कितना हो गया, 16। अगर इसके साथ आपका क्षेत्रफल पूछ ले तो क्षेत्रफल बराबर आपको पता ही है कि लंबाई गुणित चौड़ाई होती है, तो यहीं पे आप क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन ये है कि करिश्मा ने 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 950 यानी 950 रुपये उधार लिए। तो कह रहा है कि 4 वर्ष बाद यानी 4 ईयर बाद उसे ऋण अदायगी के लिए कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय अपॉन 100 यानी बटा में 100, यह फार्मूला होता है। और अगर बात करें मिश्र धन की, मैं एक एक चीज आपको काफी डिटेल से समझा रहा हूं। तो होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय अपॉन 100 यानी बटा में 100, यही होता है। और मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। इतना डाउट्स क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, और यहाँ पे प्लस मूलधन हमने भूल गया था मैं, ये हो गया मूलधन। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मूलधन कितना है, उसने पैसा कितना लिया था करिश्मा ने, 950 रुपये उधार लिया। किस दर से, तो 6% की दर से। कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, बटा में 100। तो ये बताइए इतना जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, इस 4 साल का इस मूलधन का ब्याज निकलेगा। और इसी ब्याज को जब मूलधन में जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा मिश्र धन, यानी उसको इतना रुपए लौटाने पड़ेंगे, यानी प्लस 950 रुपये। चलिए सॉल्व करते हैं, इससे ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 5 19 5, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 228 आएगा। और इसमें अगर हम मूलधन को ऐड कर दें यानी 950 यानी 950 को, तो कितना आ जाएगा 1178 यानी 1178 रुपीज़ यानी रुपए। तो करिश्मा को 4 साल के बाद कितना अदायगी करनी पड़ेगी, 1178 रुपये अदा करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि w इक्वल टू -2, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू -1/2 हो। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि w स्क्वायर और अंडर रूट z स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, हमसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है। चलिए आइए हम लोग सीधा सीधा वैल्यू को पुट करते हैं। तो -2 का होल स्क्वायर और अंडर रूट z का होल स्क्वायर यानी -1/2 का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितनी है, तो 0 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा। ये बताइए -2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, तो
तो आप जान ये बताइए प्लस होगा कि माइनस होगा? एब्सोल्युटली प्लस होगा, यानी +4। और अंडर रूट क्या है? -1/2 का अगर वर्क करेंगे तो कितना होगा? 1/4। और जीरो से कोई मतलब ही नहीं है अब तो। और इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना होगा? यानी 4 × 1/2, यानी जो राइट आंसर होगा 2 होगा। काफी इजी क्वेश्चन था, लेकिन रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोगों के सामने मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया हूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1757 यानी 1757 एवं 2259 यानी 2259 का महत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करो। महत्तम समापरिवर्तक का मतलब होता है मसर। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का 2 मेथड है। पहला है तो फैक्टर विधि यानी गुणनखंड विधि, और दूसरा है भाग विधि। तो हम लोग भाग विधि से ही चलेंगे। तो आइए हम लोग भाग विधि को देखते हैं। यहाँ पे हम लोग भाग विधि सीखेंगे कि भाग विधि से हम लोग महत्तम समापरिवर्तक कैसे निकालते हैं। तो बड़े में छोटे से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा भाग? मैं यहाँ लिख रहा हूं 1 बार, यानी 1 बार जाएगा। कितना हो गया? 5 7, यही होगा 2 0 कैंसिल। अब आगे क्या करना? अब आगे ये करना होता है कि जो भी शेषफल आता है और जिस शेषफल जो भी आता है और जिस संख्या से भाग दी जाती है उसी संख्या में शेषफल से हम भाग देते हैं। यानी अब ये 502 से भाग किस में देंगे? 1757 में। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। कब तक? जब तक पूरे के पूरा जो वैल्यू हो कट के बराबर ना आ जाए, यानी जो शेषफल है 0 नहीं हो जाता। तो आइए फिर हम लोग इसको देखते हैं। तो ये भाग कितने बार जाएगा? तो ये भाग जो जाएगा 3 बार जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये? कितना होगा? 1 5 कैंसिल। अब फिर क्या करेंगे? अब इस 251 से यानी 251 से भाग किस में देंगे? 502 में, यानी 502 में। चलिए भाग देते हैं 502 में। कितने बार भाग जाएगा? 2 बार, यानी 5। ये कैंसिल। तो हमारा जो महत्तम समापरिवर्तक कितना होगा? 251, यानी 251 ऐसी संख्या है कि बड़े आसानी के साथ दोनों जो है इसे डिवाइड हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 10a = 15/8 और 10b = 7/24। यानी दिया है कि 10a बराबर दिया है क्या? 15/8 और 10b बराबर दिया है कितना? 7/24। तो हमसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है? cos a + b की वैल्यू पूछ रहा है। आप सोच रहे हैं सर आप तो इस टाइप के पहले भी क्वेश्चन करा चुके हैं। जी हाँ, मैं इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी पिछले ही प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को मैं कराया था। लेकिन यहाँ देखिए क्या डिफरेंट है और इसको किस तरह से सॉल्व करना है मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन के माध्यम से सिखाऊंगा। तो आप एक फार्मूला जानते हैं कि cos a + b बराबर क्या होता है? कि cos a × cos b माइनस sin a × sin b। cos a + b का फार्मूला यही होता है और हमको इसी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आप इस देख रहे होंगे कि ना तो हमें cos की वैल्यू पता है ना sin की वैल्यू पता है, सीधा सीधा tan की वैल्यू यहाँ पर दे दिया गया है और उसी के माध्यम से हमको cos की भी वैल्यू निकालनी है और sin की भी वैल्यू निकालनी है। तो cos और sin की वैल्यू निकालने के लिए 2 मेथड है। एक तो आपको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, बाकी आप ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग एक एक मेथड को समझते हैं।
क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में समझाऊंगा। मैं एक चीज पहले भी आपको समझा चुका हूं कि मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ये ए है और ये बी है और ये सी है, ये कोण 90 डिग्री है, ठीक है। जब भी 90 डिग्री की सामने की जो भी भुजा होगी, बात को समझिए, वो हमेशा कर्ण होगा। 90 डिग्री कोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होगा, इस बात को आप हमेशा याद रखिए। और इसके बाद जो भी आपके 90 डिग्री के बाद जो भी आपके कोण बच रहे हैं, उन कोण की सामने की जो भुजा होगी हमेशा क्या होगी, लंब होगी। यानी कोण ए की सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी, और कोण सी के सामने की भुजा क्या होगी, ये लंब होगी। क्योंकि हमको कास ए कास बी और साइन ए इंटू साइन बी निकालना है, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा सिंबल हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे सी की जगह में बी कर दे रहा हूँ और बी की जगह पे सी कर दे रहा हूँ। कोई समस्या? जी नहीं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। तो चलिए आइए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकालते हैं। तो आपको दिया है tan a = 15/8 यानी 15/8, और आप जानते हैं कि लाल बटा कक्का, हमेशा मैं इस पे जोर दे रहा हूं कि आखिर लाल बटा कक्का ये जो होता है किसका, साइन का होता है, ये जो होता है कॉस के लिए होता है, और ये जो होता है किसके लिए होता है, टैन के लिए होता है। तो हमको टैन की वैल्यू पता कर, टैन दिया है, तो टैन बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। एल जो रिप्रेजेंट करता है लंब को, ए रिप्रेजेंट करता है आधार को, और के रिप्रेजेंट करता है कर्ण को। तो क्या होता है टैन बराबर लंब बटा में आधार। हम कोण ए की बात कर रहे हैं, तब एक बात बताइए, आप जानते हैं कि कोण की सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो लंब क्या होगा इसमें, तो जब ये लंब है तो ये आधार होगा, तो आधार कितना आएगा, 8। तो कर्ण बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। आप जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट हम ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, √15 का वर्ग कर सकते हैं। 15 का वर्ग करेंगे 225 प्लस 8 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 64 यानी 64। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 289, और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 यानी 17। यानी हमारा क्या हो गया, कर्ण तो निकल गया 17। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए अब निकालते हैं साइन ए की वैल्यू, फिर निकालेंगे कॉस ए की वैल्यू। क्या tan ए के माध्यम से जो हमने ये चीज निकाली है, उस माध्यम से क्या हमको कॉस बी और साइन बी का भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं? जी नहीं, अगर जो ये मान निकाले हैं इस माध्यम से अगर हम कॉस बी और साइन बी का मान निकालेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस माध्यम से सिर्फ हम क्या निकाल सकते हैं, साइन ए और साइन कॉस बी की, साइन ए और कॉस ए की ही वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो लंब कितना है, 15 है यानी 15 है, कर्ण कितना है, 17 है यानी 17। अब बात करते हैं कॉस की। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। तो आधार कितना है, 8 है, और कर्ण कितना है, 15 यानी 15। तो हमको साइन ए कॉस ए की तो वैल्यू पता चल गई। अब हमको क्या निकालना है, साइन बी और कॉस बी की वैल्यू भी पता चल जाए तो हम बड़ी आसानी से कॉस ए प्लस बी की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अब क्या करना है, अगर बात बताइए, अगर मैं यहां tan b, अब tan b को लेता हूं, tan b की वैल्यू क्या है, 7/24 और लंब बटा आधार। तो क्या ये जो पाइथागोरस प्रमेय से हमने ये जो मान निकाला है, क्या
इसी से सही हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने जो भी वैल्यू निकाली अभी तक कोड ए से निकाली, लेकिन अब जो मान निकालना पड़ेगा किससे निकालना पड़ेगा? कोड बी से। और आप जानते हैं कि कोड बी की जो सामने की जो भुजा होती है क्या होती है? लंब। यानी अब ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो जब लंब और आधार आपस में चेंज हो गए तो वैल्यू भी चेंज होगी। तब बताइए लंब कितना हो जाएगा और आधार 24। तो अब इसका जब हम निकालेंगे तो क्या होगा? चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, यही लिखेंगे। इतना उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो जो 24 का वर्ग होता है कितना होता है? 576 यानी 576 प्लस ये कितना हो गया? 49। इन दोनों का योग कितना होगा आपका? 625। ये कितना होगा? अंडर रूट। और इसका वर्गमूल कितना होगा? 25। यानी कर्ण अब कितना हो गया? 25। तो हमने लंब भी निकाल लिया, आधार भी निकाल लिया और कर्ण भी निकाल लिया। अब ये बताइए साइन बी। तो साइन बी का मान कितना हो गया? आप जानते हैं कि साइन बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। तो अब ये बताइए लंब कितना है? 7 और कर्ण कितना है? 25 यानी 25 यानी 7/25। अब आते हैं कॉस पे। कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण। अब आधार कितना है? अब ये आधार हो गया तो आधार है 24 यानी 24 और कर्ण कितना है? 25। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग जो है अब साइन ए की भी वैल्यू पता है, साइन बी की भी वैल्यू पता है और कॉस ए की भी वैल्यू पता है और कॉस बी की भी वैल्यू पता है। अब सीधे सीधे अब इस फार्मूले में हम लोग क्या करते हैं? वैल्यू को पुट करते हैं और कॉस ए प्लस बी के मान को निकालते हैं। तो कॉस ए की मान कितना है? 8/15 यानी 8/15 इंटू 24 माइनस साइन ए की वैल्यू कितना है? 15/17 यानी 15/70 और साइन बी की वैल्यू कितनी है? 7/25। तो उम्मीद करते इतना आप यहाँ पे 15 नहीं होगा 17 होगा, क्योंकि कर्ण 17 ही आया था पहली बार में, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में। तो यहाँ भी क्या होगा? 17 होगा। तो जब हम लोग इसको कट पिट करेंगे तो कितना आएगा? 87 कितना? 425। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, रेलवे में पूछा जा चुका है 8 और इसका कितना है? 2/3 इसका घात है। पूछ रहा है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणते 2 गुणते 2 यानी 2 दूना के 4 दूना के 8। यानी हम इसको लिख सकते हैं ना कि 2 का घात 3। ठीक, तो यानी 2 का घात 3 और पूरे का घात 2/3। इसको इतना लिख सकते हैं। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब 2, कोई समस्या नहीं, यानी 2 का घात 2 यानी 4 आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा वर्मा से दोगुना कार्य दक्ष है। कार्य दक्ष का मतलब यहाँ बात हो रही है एफिशिएंसी की, यानी कार्य क्षमता का। मतलब ये कि जो राधा है वर्मा से दोगुना कार्य करती है। कह रहे आगे कि दानों नहीं भाई दोनों, ठीक है, होता है मिस्टेक, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती है।
तो दोनों मिलकर एक काम को 19 दिन में पूरा करते हैं। तो आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि वर्मा अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। यानी ये राधा हो गई और ये वर्मा हो गए। अगर बात करें इनकी कार्य क्षमता की बात करें तो राधा की कार्य क्षमता कितनी है, दोगुना है। किससे? वर्मा की कार्य क्षमता से। तो आप जानते हैं कि जो कार्य क्षमता है वो क्या होता है, समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी व्युत्क्रम होता है। तो अगर हम दिन की बात करें यानी टाइम की बात करें, समय की, तो राधा ज्यादा काम करती है तो जाहिर सी बात है ज्यादा तेजी के साथ काम करती है तो राधा कम समय लेगी। और चूंकि वर्मा जो है काम धीरे करता है तो इसका मतलब समय वो ज्यादा लेगा। तो इनके समय का जो अनुपात हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1:2। तो जब इनके समय का अनुपात 1:2 हो जाएगा तो हम मान लेते हैं कि जो राधा काम करेगी कितना दिन में काम करेगी, x दिन में काम करेगी, और वर्मा जो काम करेगा 2x दिन में काम करेगा। तो चलिए फिर समझते हैं यहाँ पे राधा और वर्मा। राधा कितने दिन में काम कर सकती है, x दिन में, तो वर्मा कितने दिन में काम करेगा, 2x। दोनों का एलसीएम कितना होगा, 2x। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, जो हमने यहाँ पे लिखा है इसका क्या मतलब हुआ। कहने का मतलब यह है कि अगर राधा किसी काम को x दिन में कर सकती है, राधा किसी काम को x दिन में कर सकती है और काम कितना है, 2x है, तो ये बताइए कि एक दिन में कितना कार्य करेगी, यही इसका मतलब हुआ। तो एक दिन में कितना काम करेगी, 2 यूनिट यानी 2। ठीक इसी तरह वर्मा किसी काम को 2 दिन में कर सकता है और जो काम है 2x यूनिट है, तो ये बताइए कि वो एक दिन में कितना काम करेगा। तो जाहिर सी बात है 1 यूनिट। तो राधा एक दिन में 2 यूनिट काम कर रही है, वर्मा एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 3 यूनिट। तो दोनों मिलकर अगर साथ में काम करेंगे तो एक दिन में कितना यूनिट काम होगा, तो 2 + 1 यूनिट यानी 3 यूनिट काम करेंगे दोनों मिलकर एक साथ में। तो जब एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं तो 2x यूनिट कितने दिन में काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है 2x यूनिट इतने दिन में काम करेंगे। अगर 2x में 3 से भाग दे दे, यानी जितना यूनिट है उसमें पर डे की यूनिट से भाग दे दे, तो हमको दिनों की संख्या निकल जाएगी। और यही दिनों की संख्या कितनी है, 19 दिनों के बराबर है। यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों साथ मिलकर काम करें तो 19 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। टोटल काम है 2 यूनिट और राधा और वर्मा मिलकर काम करते हैं 2 यूनिट और 1 यूनिट ये, यानी 3 यूनिट, और टोटल ये है तो दिनों की संख्या के बराबर हो गई। तो कितना हो गया, तो 2x = क्या हो गया, 19 × 3। और 2x काम कितना करता है, किसके दिनों की संख्या है, वर्मा की। और हमसे किससे पूछ रहा है, वर्मा की। तो पूछ रहा है कि वर्मा अगर उस काम को अकेले करे तो कितना दिन होगा, तो 18। अरे न 27 होगा भाई, कहाँ है आप, 57 दिन। यानी वर्मा अकेले जो कार्य करेगा वो 57 दिन में काम करेगा, यानी 57 दिन में काम करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है, यानी इस क्लास का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 2400 है, यानी 2400 है, और उनका लघुत्तम समापवर्त है, यानी लसक कितना है, 96 है, यानी 96 है। तो उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा, यानी ज्ञात करना है हमको। तो आप जानते हैं कि लसक यानी लघुत्तम समापवर्तक गुणते मसक यानी महत्तम समापवर्तक = क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यही फार्मूला होता है। तो लसक कितना दिया है हमारा, 96 यानी 96। हम मसक को मान लेते हैं x, और दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है कितना, 24। तो कितना हो जाएगा, सीधा सीधा हम यहाँ पे x लिख रहे हैं। तो x = क्या लिखा जा सकता है,
x इक्वल टू लिख सकते 96, यानी ये लिखा जा सकता है। चलिए इससे हम कटाते हैं, कितना बार में जाएगा 4 बार में, और ये कटेगा कितना 25, यानी इन दोनों संख्याओं का जो मसा होगा कितना होगा 25 होगा, यानी 25 होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर से जरूर क्लिक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।